नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है मंत्र, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर गाड़ी द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़ा देखकर भी कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने कहा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। यह हमारे खेल का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में बस यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती होए, दीन बंधु। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर गाड़ी पर बैठते हुए बोले, कल सवेरे आना। मोटर गाड़ी चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। जब तक बूढ़े को मोटर गाड़ी जाती दिखाई दी, वह टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसका मुंह देखकर ही जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का तो विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। शहर के रईस एक तरफ, कॉलेज के सहपाठी दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर, नंगे पांव इधर से उधर
मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुगले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश ना मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज कल कल करते हो। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। तब मृणालिनी ने कहा, ठीक है, मैं भी इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था। उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इससे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश सुनता ही ना था। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा, लहर भी ना आए। इसके कांटे का कोई मंत्र नहीं। इसके दांत दिखा दूं? इस पर दूसरा मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज ना काटेगा। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूं। इसके बाद वह वहां से चली गई। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया
और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है आकर देख लें। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला सांप क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफूचक्कर हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कस कर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। वे उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी भी खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। ओठों पर नीलापन दौड़ने लगा। इतने में जड़ी पिसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा करने लगा। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन चला दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश, कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी। यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कुहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, मां अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वहां नश्तर अपनी गर्दन में मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अभी भी जान बच जाएगी। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका है। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका। डॉक्टर चड्ढा चिल्लाए। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत, भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं?
हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूं। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, सुना है यही तो एक लड़का था, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गईं। लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? जहां 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर भी होती तो मैं ना जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं ना जाता। भूल नहीं गया हूं। पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वहां ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनने के बाद भी वह सोने जा रहा है। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई हो, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। अब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूं कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊंगा? वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊं। उठे तो तुम इस इरादे से ही हो। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। बूढ़े ने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर ना हुई। बाहर निकल आया।
उस वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। भला क्या बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच भी जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। भगत बोला, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर रखता कहीं है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जुबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन ना था। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। सोचने लगा, मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया था, नींद ना आती, ना सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया हूं। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ इन्होंने कौन सा अच्छा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने या जीने से क्या मतलब। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। सन्नाटा छाया हुआ था, रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही हो। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थीं। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर। 1 महीने तक शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूं बाबूजी, तभी आया हूं। भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए।
चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा। चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब भगत को अंदर ले गए। उसने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। अगर नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। बूढ़ा भगत खड़ा होकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ना था। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी। भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा भगत ना जाने कहां चला गया। नारायणी बोली, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर चड्ढा बोले, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मैंने इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता हूं। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी मंत्र का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी मंत्र पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।